नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं पहला पाठ कक्षा 6 के लिए संस्कृत का, जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। वयम मैंने हम सब, वर्णमालाम वर्णमाला को पठामः पढ़ते हैं, हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णः द्विविधा भवन्ति। वर्णा वर्ण द्वि दो विधा प्रकार के भवन्ति होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। स्वर च मैंने और, व्यंजनानि व्यंजन, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वरः स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम स्वरों का उच्चारणम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्र रूप से भवति होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात उनका उच्चारण करने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र, अपने आप। स्वरा स्वर द्विविधा सन्ति, दो प्रकार के हैं। पहले वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर भी दो प्रकार के हैं। कौन से? समान अक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षर और संधि अक्षर। समान मतलब एक जैसे, और संधि मतलब जुड़े हुए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं समान अक्षराणि, समान अक्षर जो एक समान है। वर्णमालायाम, वर्णमाला में आदौ सबसे पहले ये जो सामान्य स्वर हैं, संति हैं, ते वे समानाक्षर स्वरा भवन्ति, समानाक्षर स्वर होते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले जो सामान्य स्वर हैं वे सामान्य अक्षर स्वर होते हैं। जैसे ये देखिए, ह्रस्व और दीर्घ, ये दो प्रकार के हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व जिसको हम छोटा अ कहते हैं। छोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका उच्चारण जो है कम मात्रा में होता है। ह्रस्व जिन्हें बोलने के लिए कम से कम समय लगे। दीर्घ जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व से दो गुना समय लगे। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, री, री। ये सारे क्या हैं? हमारे समान अक्षर, क्योंकि ये देखो एक समान लग रहे हैं। समान 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 समान, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है संधि अक्षराणी, संधि अक्षर। द्वयो निश्चित स्वरियो, दो निश्चित, यानी कि ये ए और ये बी। जब निश्चित हो के पहले ए या बी आएगा, फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, द्वयो निश्चित स्वरियो संधि द्वारा, दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा ये नवीना स्वरा वर्णा जायन्ते, ये जो नवीना नवीन स्वर वर्ण जायन्ते बनते हैं। दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा, संधि मतलब मेल को मिलाकर जो नए स्वर वर्ण बनते हैं, ते संध्यक्षर स्वरा भवन्ति, वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अब ये जो दो निश्चित स्वरों को मिला के बनते हैं, जैसे ये ए बना है, तो किस किस को मिला के बना है वो यहाँ बताया है। सबसे पहले अगर अ आएगा और उसके बाद ई आएगा तो दोनों को मिलाकर ए बनेगा, तो ये निश्चित है। निश्चित स्वर बताया ना, तो निश्चित स्वर है कि पहले अ आएगा, उसके बाद ई आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। वैसे ही अ और उसके बाद ए आएगा तो ऐ बनेगा। अ के बाद उ आएगा तो ओ बनेगा, और अ के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टार में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ली। ली वर्ण से दीर्घ न संति, ली वर्ण का दीर्घ नहीं है। तो ये कहाँ है? जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है वहाँ उसकी डिटेल नीचे दी गई। ये लरी है, तो ये बताया कि ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता। और जहाँ पर दो स्टार दिए हुए हैं उसके क्या डेफिनेशन दी है? संधि अक्षराणाम ह्रस्व न संति, संधि अक्षरों के ह्रस्व नहीं होते। यानी जो संधि अक्षर है, जो दो दो को मिला के जैसे ये बने हुए हैं, इनके ह्रस्व नहीं होते। ये वाले जब ये बनने के बाद जो बन जाते हैं तो फिर इनके ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ में काउंट हो गए, क्योंकि पहले से ही दो ह्रस्व मिले हुए हैं। तो जो दो दो ह्रस्व मिलेंगे तो फिर दीर्घ बनेगा। इति पाणनीय शिक्षा सूत्रे, ऐसा पाणनीय शिक्षा सूत्र में दिया गया है।
अनुनासिक स्वरा, अनुनासिक स्वर। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। मुखेन सह मुंह के साथ, नासिकया अपि नासिका नाक से, अपि भी मुंह के साथ, नाक से भी, उच्चारिता स्वरा उच्चारित किए जाने वाले स्वर, बोले जाने वाले स्वर, अनुनासिक स्वरा भवन्ति, अनुनासिक स्वर भवन्ति होते हैं। मुंह के साथ, नाक से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे अंग, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, री, ए, ऐ, औ। व्यंजनानि, वर्ण का दूसरा भाग है व्यंजनानि यानी व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे, व्यंजनों का उच्चारण करने में, बोलने में, कस्यचित स्वरस्य, किसी स्वर की, सहायताया अपेक्षा, सहायता की आवश्यकता, अपेक्षा मतलब उम्मीद, आवश्यकता, जरूरत, अवश्यम भवति, अवश्य होती है। व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा अवश्य होती है। व्यंजनों को बोलने में किसी स्वर की सहायता की आवश्यकता अवश्य होती है। अतः इसलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में, व्यंजनानाम उच्चारणार्थम, व्यंजनों को उच्चारण के लिए, सर्वत्र सभी जगह इस स्वर का, स्वरस्य स्वर का, योजनम भवति, योजन होता है अर्थात जोड़ा जाता है। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए सभी जगह पर उनमें स्वर को जोड़ा जाता है, स्वर का योजन होता है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आधा क जमा बराबर क। अब ये जो नीचे इसके पैर में लगा है इसको बोलते हैं हलंत। इसका मतलब है कि ये वाला जो वर्ण है ये आधा है। और ये आधे कौन होते हैं? सिर्फ व्यंजन। स्वर कभी भी आधे नहीं होते, स्वर तो व्यंजनों में जुड़ते हैं। तो आधा क और उसमें अ जोड़ा तो ये हमारा क पूरा हो गया। तो हम जिसका उच्चारण करते हैं क, लेकिन जब उसमें स्वर नहीं होता तो वो कैसे बोला जाएगा? क। ऐसे ही ख जमा ख, ग जमा ग, ग जमा घ। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ पर व्यंजन केवल ये हैं। ये तो स्वर के साथ वाले हैं, ये व्यंजन है, यानी क, ख, ग और घ। इति एव अस्ति, ये ही है। और जो है ये स्वर है, और ये जो बना है ये स्वर सहित व्यंजन है, अर्थात इसमें स्वर भी जुड़ा है, स्वर सहित व्यंजन। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति, यहाँ जो अस्वर है ये वाला, ये जो स्वर है केवल उच्चारण के लिए ही जोड़ा गया है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है स्पर्शा या वर्ग्य वर्ण, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्ण। सबसे पहले है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए क के बाद वर्ग लिखा है, वर्ग का मतलब होता है ग्रुप। तो इस जो पांच जो इसमें वर्ण है, इनके जो ग्रुप का लीडर है उसका सबसे पहले वाले वर्ण के नाम पर इस वर्ग का, इस ग्रुप का नाम रख दिया, इसलिए बन गया क वर्ग। क वर्ग का मतलब, जब भी हम क वर्ग कहेंगे तो इसका मतलब है क, ख, ग, घ, ड। जब भी हम च वर्ग कहेंगे, हमने लीडर के नाम पर उसके पहले वर्ण के नाम पर रख दिया इसका नाम, इस वर्ग का च वर्ग। और जब हम च वर्ग कहेंगे तो आपने समझना है च, छ, ज, झ, य। अगर मैं बोलूं प तो आप क्या समझोगे? प वर्ग। अगर मैं बोलूं फ तो क्या बना? ये भी प वर्ग।
इस तरह से जैसे ही ये बोला जाए तो आपने इन पांचों को एक साथ समझना है। प वर्ग का मतलब पांचों, त वर्ग का मतलब त वाले पांचों, ऐसे आप इन्हें जाने। स्पर्शः या वर्ग्यः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता विभन्ति। स्पर्श यानी वर्गीय, वर्ग यही वर्ग, इसलिए इसका नाम वर्गीय भी है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त हैं। ये 5 वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप, 5 भाग, 5 भागों में बांटे गए हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के जो 4 भेद हैं उसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा भेद है अंतस्थ वर्णा, यानी अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। अंतस्था वर्णा, अंतस्थ वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जयन्ते। बहुत तरह से स्वर वर्णों के स्थान पर आते हैं। अतः एते, इसलिए इन्हें अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। अर्धस्वर इति ऐसा अपि भी उच्यन्ते कहा जाता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? य, र, ल और व, इन चारों को, यानी अंतस्थ व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। ये देखिए, जैसे अगर पहले ई आए और उसके बाद अ आए तो इस ई का य बन जाएगा। ये उदाहरण से आप समझे, जैसे ये है यदि जमा अपि। अब ये जो यदि है, इस द में दी, इस दी में क्या मिला हुआ है? आधा द जमा ई। और इधर क्या है? अपि। ये क्या है? पहले अ, तो इधर ई आ गई, इधर अ आ गया। तो अब क्या होगा? जब ऐसा हो कि इधर ई आए और उधर अ आए तो इस ई की जगह पर आधा य हो जाएगा, ठीक है, और उस य में ये वाला अ मिल जाएगा तो वो य पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे य, द में से ई निकाल ली और ये अपी। अब ये अ, इस ई के स्थान पर क्या हो गया? य, और ये अ, जब दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? य। सॉरी, दोनों को जोड़ने पे क्या बना? य। अब इसको जोड़ेंगे, ये क्या बचा था? य, ये द आधा बचा था, ये ई निकल के य बन गया था, और इस य में ये अ मिल गया था और पीछे बचा था पी। तो हम क्या लिखेंगे? य, द, य, पी। तो इन दोनों को मिलाकर एक जैसा हम ऐसे लिख सकते हैं। जब द, आधा द और य दोनों को इकट्ठा मिलाएं तो हम ऐसे द और फिर य, ये वाले वर्ण का भी प्रयोग करते हैं द के लिए। तो यही लिखा हुआ है यद्यपि। अब आप समझे कि ई का, और ई के बाद अगर अ आएगा तो इस ई के स्थान पर य हो गया, इसलिए इस य, र, ल और व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए री, और री के बाद अगर अ आ जाए तो उसके बाद ये री का क्या बन जाएगा? र। जैसे ये देखिए पितृ। अब ये जो त्री है, इस त में किसकी मात्रा मिली हुई है? री की। तो त में से री की मात्रा निकालेंगे तो आधा रह गया, ये आ गया री, और उसके बाद क्या है? आ। अब जो री है इसको बन गया र, आधा र, और उसके बाद क्या है? आ। दोनों को मिलाएंगे रा। जब आधा त हो और उसके बाद र हो तो आधा त और र, ये दोनों मिलके बनते हैं त्र। क्योंकि ये आधा त है उसके बाद रा है, तो ये त और र दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा त्रा। अब देखिए, ये री की मात्रा गई, इसका बन गया र, त आधा रह गया, और इधर आ, दोनों को मिलाया तो त्र बन गया। इस तरह में मिलाएंगे आ तो क्या बन गया? त्रा। अब ये त्रि खत्म, और इसमें आ की मात्रा जुड़ गई तो बन गया पित्राज्ञा। ऐसे ही देखिए, अब देखिए री जमा अ, तो री के स्थान पर क्या बन गया? ल।
अब कैसे बना, ये जो री है इस री की जगह पर आ गया ल। अब ये ल में पीछे वाला आ दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ला। और पीछे क्या बचा था, कृति, तो बन गया लाकृति। ऐसे ही ऊ के बाद अगर अ आए तो ऊ का क्या बनेगा, व। जैसे सु जमा आगत, अब ये सु है, इस स में क्या है, ऊ, और पीछे क्या है, आगत, आगतम। अब ये जो ऊ है ये बन गया व, आधा व, और उसमें मिल गया आ, तो दोनों बन गए वाह। अब देखिए ये सु में से ऊ चला गया, ये स आधा रह गया और उसका बन गया था वाह, ये आ इसमें मिल गया था, तो क्या बना, स वागतम, स्वागतम। आपके सामने है। तीसरा है व्यंजन का तीसरा भाग है उष्म वर्णा। उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन जो है श, श, स, ह। उष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निसरती। उष्ण व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह से उष्ण अर्थात गर्म गर्म वायु हवा निसरती निकलती है। जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप अपने मुंह के सामने हाथ रख के देखिए, तो आप जैसे बोलेंगे श, तो आप गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती हुई आपको अनुभव होगी। श, श, स, ह। चौथा भाग है व्यंजन वर्णों का अयोग वाहौ वर्णौ। ये दो है, दो अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, अह, अम और अह। अयोगवः विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवः विशेष व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। यहाँ पर उच्चारण के लिए अस्वर का संयोजन पूर्वम भवति पहले होता है। जैसे हमें ये जो हम इसको आम लोग जो है इसको अंग पढ़ते हैं, ये अंग नहीं है, ये है अम। अर्थात ये जो हमने अ के ऊपर जो बिंदी लगाई है, क्योंकि हम इसको खाली बिंदी लगा नहीं सकते थे, कैसे समझाते, तो हमने पहला जो वर्ण है वर्णमाला का अ, उसके ऊपर इसको लगाकर समझाया। तो जब अ में हम जोड़ेंगे ये वाली बिंदी जिसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, तो हमारा बनता है अम। वैसे ही पहले वर्ण अ में जब हम जोड़ते हैं दो बिंदी, अर्थात इन दो बिंदियों को बोलते हैं विसर्ग। तो यहाँ पर जो अ है ये सिर्फ समझाने के लिए है। समझना किसको है, एक बिंदी और दो बिंदियों को। एक बिंदी को अनुस्वार और दो बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। अत्रापि यहाँ भी अनुस्वारः केवलम, अनुस्वार केवल ये बिंदी है, तथा विसर्गः केवलम, और विसर्ग केवल ये दो बिंदियां, इति एव अस्ति ही है। विसर्ग केवल दो बिंदियां ही हैं और एक बिंदी अनुस्वार है। अ सिर्फ इनके उच्चारण के लिए है। एवं इसी प्रकार अत्रापि पूर्वम योजितः, यहाँ भी पहले जोड़ा गया अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, केवल उच्चारण के लिए है। यहाँ पर भी जो पहले जोड़ा गया अ है, जिस अ के अंदर ये बिंदी जोड़ी गई है, ये सिर्फ उच्चारण के लिए है। हमने समझना इस बिंदी को है, इसे बोलते हैं अनुस्वार, और दो बिंदियों को बोलते हैं विसर्ग। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनैः सह व्यंजनों के साथ, सर्वेषाम् अपि सभी स्वराणाम स्वरों का संयोजनं भवति संयोजन होता है। अर्थात व्यंजनों में सभी स्वर मिल जाते हैं, और वो मिलते कैसे हैं, वो मात्रा के रूप में मिलते हैं। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, जैसे ये अ इसकी कोई मात्रा नहीं है, और आ इसकी ये मात्रा है, ये ई इसकी मात्रा ये है, ई इसकी मात्रा ये, उ इसकी मात्रा ये, ऊ इसकी मात्रा ये। तो आगे देखते हैं। गुणिताक्षराणि, गुणित अक्षर स्वर व्यंजनों में उनकी मात्राओं के रूप में शामिल होते हैं। जैसे ये आधा क है, इस आधे क में जब हम इस अ को शामिल करेंगे तो इसका हलंत हट जाएगा, और ये क जो है वो पूरा हो जाएगा। अर्थात ये अब आधा नहीं रहा। आधे क को हम ऐसे भी लिखते हैं और आधे क को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो नीचे लगाया गया है इसको हलंत कहते हैं, और ये किसी भी व्यंजन के नीचे जब आ जाए तो उसको आधा कर देता है। ठीक है, तो देखिए
आधे क में जब हम अ मिलाते हैं तो बनेगा क। आधे क में जब हम आ मिलाएंगे, आधा क जमा आ का मतलब आ की मात्रा, तो बनेगा का। जब हम इसको अलग अलग करेंगे का, तो आप क्या करोगे, आधा क जमा आ, क्योंकि जो मात्रा थी वो ही वाला स्वर यहाँ आ गया। इसको आपने समझना है दोनों तरह से। आधा क जमा ई की, आधा क जमा ई, आधा क जमा ई, तो क्या बन गया की। और अगर आपके पास कू लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाओ कि आधा क और मात्रा किसकी है, छोटे ऊ की, तो आधा क जमा ऊ कू। और आधे क में जब दीर्घ ऊ बड़ा ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कू। एक बार इनका उच्चारण करते हैं, क का की कु कू। ऐसे ही हम दूसरे वर्णों का भी करेंगे। जैसे ख में जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ख में अ मिलाएंगे तो बनेगा ख, ख में आ मिलाएंगे तो बनेगा खा, ख में ई मिलाएंगे तो खी, ख में बड़ी मिलाएंगे तो खी, ख में ऊ मिलाएंगे तो खू, और ख में बड़ा ऊ मिलाएंगे तो खू। इसी प्रकार आप इन सभी का अभ्यास करें। ग, गा, गी, गी, गु, गू। आप इनका स्वयं अभ्यास करें। ऐसे ही क वर्ग के बाद च वर्ग, च वर्ण, छ वर्ण, ज वर्ण, झ, य, इन सब का आप प्रयास करें और इन्हें जो है आप स्वयं अभ्यास करते हुए इसमें लिखें। उसके बाद वदामः लिखामः च, वदामः हम सब बोलते हैं, लिखामः च और लिखामः लिखते हैं। हम सब बोलते और लिखते हैं। री, ये मात्रा है, री की मात्रा ये नीचे दी गई है। जब उसको एक बार राउंड करके हाफ सर्कल लिखते हैं तो ये री की मात्रा है, और जब हम इसको दो हाफ सर्कल करते हैं तो ये दीर्घ री की मात्रा है। उच्चारण इसका इससे दुगना होगा, डबल होगा। ऐसे री, ए की मात्रा ये, आई, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अर्थात जब आधे क में हम री मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क में किसकी मात्रा मिली, री की, तो री की मात्रा आएगी नीचे, तो बन गया क्री। और जब आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए क में किसकी मात्रा है, बड़ी री की, अर्थात दीर्घ री की। और दीर्घ री में और इसमें क्या अंतर है, जैसे आप री लिखते हैं एक बार और दीर्घ री में दो बार, वैसे ही मात्रा में भी एक री की मात्रा एक बार और दो री की मात्रा दो बार। ठीक है, वैसे ही आप लोग इनका अभ्यास करें। क ए के, क जमा आई कई, क जमा ओ को, क जमा औ कऊ। ऐसे ही क के बाद बाकी वर्णों का, यहाँ पर ख, क्री, ग्री, घ्री, ड्री, यहाँ पर च्री, श्री, ज्री, झ्री और आगे री। ऐसे ही ट वर्णों का, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का आप उच्चारण करें और इन्हें जमा करके, यानी कि व्यंजन में स्वरों को मात्रा के रूप में जमा करके जोड़कर यहाँ पर लिखें और इसका अभ्यास करें और इसे अच्छी तरह समझें कि प का अर्थ है आधा प जमा अ और पा का अर्थ है आधा प जमा आ, पी का अर्थ है आधा प जमा बड़ी ई और ऊ का अर्थ है आधा प जमा छोटा ऊ। ऐसे ही जब आपके पास आए तो आप इन्हें समझें। इसी प्रकार ट्री, त्री, ये सब वर्णों का, प्री, ये सब वर्णों का, य, र, ल, व, इन सब का आप अभ्यास करें। इसमें कोई भी आपको कठिनाई नहीं आएगी। अब देखते हैं अनुस्वार का अभ्यास कैसे करें। यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब जो अनुस्वार थे उनका अभ्यास कैसे करें। तो पहला अनुस्वार था हमारा ये वाला, बिंदी वाला। तो अनुस्वार का अभ्यास करते हैं, यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे। रिम, इस बिंदी को आधे म का उच्चारण आपने करना है। रिम, रीम, रिम, एम,
ऐम, ओम, औम, रिह, रीह, रिह, एह, ऐ, ओ, औह। अभ्यासम कुर्मः, अभ्यास करें आप। री, 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 एतानि त्रीणि गुणिताक्षराणि क्रमेण इत्यमेवं प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। इन तीनों गुणित अक्षरों को क्रम से इसी प्रकार लिखा जाता है। यानी पहले छोटी री आएगी, फिर बड़ी री, दीर्घ री और उसके बाद री। तो इनका क्रम यही रहेगा। इसी के साथ हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई आपको इसमें जो है शंका रहती है तो आप कमेंट में लिखें, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।